हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन से कैसे प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? इस आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे? उन्हें यह आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा? तो यह आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, इसके क्या कार्यक्रम थे और क्यों स्थगित करना पड़ा? तो इसमें 3 मुद्दों पे बातें कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्वरूप कैसा था, कारण क्या था और उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। और तीसरा जो प्रश्न पूछ रहा है, गांधी जी द्वारा संचालित 3 प्रमुख आंदोलनों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, उनके अंतिम आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो जो तीसरा क्वेश्चन है इस पर हम जो है 2 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, उसकी जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं गांधी जी के 3 जो प्रमुख आंदोलन थे, जिसमें सबसे पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो 1920 में स्टार्ट किया गया था। और दूसरा जो आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में स्टार्ट किया गया। और तीसरा जो सबसे आखिरी आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में। तो बच्चों, ये 3 प्रमुख आंदोलनों के बारे में हम 2 को पहले ही पढ़ा चुके हैं। आज का तीसरा टॉपिक है। तो असहयोग आंदोलन को हम कंप्लीट करने से पहले ये देखते हैं कि यह आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा। तो बात है सन 1914 की। अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा कि यदि भारतीय लोग हमें प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करें, सैनिक सहायता, तो हम भारत को आज़ाद करने या भारत के बारे में कुछ सोचेंगे। भारतीयों ने बढ़ चढ़ करके गांधी जी ने सैनिकों को विदेशों में भेजा युद्ध करने के लिए। जब यह युद्ध समाप्त हुआ सन 1918 में, तो भारतीयों को काफ़ी उम्मीद थी कि अब हमें आज़ादी मिलने वाली है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जो आस थी भारतीय लोगों की, वो आस धीरे धीरे चकनाचूर हो गई जब उनके सामने एक एक्ट पारित होता है, और उस एक्ट का नाम है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत पहले तो बात देखते हैं कि ये रोलेक्ट एक्ट कब स्टार्ट किया गया। 21 मार्च सन 1919 को रोलेक्ट एक्ट जो है पारित किया गया। ये भी दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा यह पारित अधिनियम था। इस रोलेक्ट एक्ट में यह बातें बताई गई, यह बातें कही गई कि यदि कोई भारतीय आतंकवादी हिंसा करता है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए बिना किसी मुकदमा को चलाए किसी भी इंसान को शक के आधार पर 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाए, 2 वर्ष। इससे भारतीय लोगों को काफ़ी आघात पहुंचा, क्योंकि जो उम्मीद भारतीयों ने रखा था कि हम आज़ादी के लिए आज़ाद होने वाले हैं या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ विशेष नियम लाएगी, परंतु यहाँ पर तो भारतीयों को उल्टा ही खानी पड़ी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आंदोलन करने, आतंकवादी हिंसा या कुछ भी करने पर सब कुछ बैन हो गया। ठीक है। इसी पर जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, इसमें से गांधी जी भी थे, इन लोगों को लगा कि यदि ऐसा होगा तो भारतवासियों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शक के आधार पर किसी को 2 साल जेल में डाल दो, यह कहाँ का न्याय है। ठीक है। इसी को लेकर के पंजाब में जलियांवाला बाग एक था, वहाँ पर बैसाख का मेला लगा हुआ था, और वहीं पर भारतीय इकट्ठा होते हैं और विचार विमर्श करने के लिए, या कहा जाए तो एक आंदोलन को संचालित करने के लिए, बात करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ का जो गवर्नर जनरल था, जनरल डायर, उसको एक बात पता चलती है कि जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ पर अपने सैनिकों के साथ पहुँचता है, और वहाँ डेट था 13 अप्रैल सन 1919। उस जलियांवाला बाग को चारों तरफ घेर करके अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिससे हजारों लोग की जान चली जाती है। तो 2 कारण हो गए कि असहयोग आंदोलन चलाने के 2 कारण कौन कौन से हुए। पहला रोलेक्ट एक्ट, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिसमें हजारों लोग की जान चली गई। तो ये 2 महत्वपूर्ण जो यहाँ पर यानी कार्य हो जाते हैं, जिसकी कारण से पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब डिटेल में हम इस प्रश्न को बिल्कुल लिखा हुआ नोट्स की भांति आपको बताते हैं।
तो 20वीं सदी के दूसरे दशक का अंतिम वर्ष यानी सन 1920 में भारतीय जनता के लिए निराशा और क्षोभ का वर्ष था। निराशा और क्षोभ का होने का मतलब है कि जो भारतवासी आस लगाए थे कि हम आज़ाद होने वाले हैं, वह नहीं हुआ। जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच समाप्ति के बाद ब्रिटिश हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रोलेक्ट एक्ट यानी इसको रोलेक्ट एक्ट भी बोलते हैं, जो 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था दिल्ली में, जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ ने उनकी सारी उम्मीदों को पानी फेर दिया। मार्शल लॉ का मतलब है कर्फ्यू लगाना, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बिना अनुमति के बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि भारतीयों को लगता है कि अब जो है आज़ादी का जो स्वप्न है वो हमारा जो है पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता समझ गई थी कि ब्रिटिश हुकूमत से सिवाय दमन के उन्हें और कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। स्वराज मतलब खुद का शासन होना चाहिए, इसको लेकर के किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्रवाई में बाधा उपस्थित करना था। असहयोग आंदोलन यानी सहयोग का उल्टा है, जिसका मतलब है कि अंग्रेजी हुकूमत का सहायता न करना किसी भी विषय में। ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया था। तो 1 अगस्त 1920 आपको डेट याद कर लेना है। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरोध में सितंबर 1920 यानी कि सितंबर अगला महीना में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस समिति के अधिवेशन का आयोजन किया जाता है। यानी कि नेक्स्ट मंथ में सितंबर महीना में जब ये स्टार्ट होता है उसके 1 महीने के बाद कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है। किसका? कांग्रेस महासमिति का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, लाला लाजपत, जिसको अंग्रेजों ने लाठियां मारी थी और ये स्वर्ग सिधार गए थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में 3-4 बातें कही गई। पहला ये था कि विदेशी शासन को सीधे अगर हम नहीं लड़ सकते हैं तो हम इसको कैसे चुनौती दें। तो पहली बात है कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, उनके विधानसभाओं में नहीं जाना चाहिए और हमें असहयोग आंदोलन करके उनको सहयोग नहीं देना है और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है। परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन तो बाद में चलता है, इसके पहले जो है असहयोग आंदोलन पर बल दिया गया। यद्यपि एनी बेसेंट ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि हम ऐसा करेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए बड़ा धक्का होगा, यानी कि जो स्वतंत्रता हमें अंग्रेज देने वाले हैं अपनी मर्जी से, वह हमें नहीं मिलेगा। इस पर जो है एनी बेसेंट और मुस्लिम लीग, यहाँ तक कि पंडित नेहरू भी, यानी तमाम नेता जो है इस पर विरोध करते हैं। परंतु गांधी जी की बातें इनके प्रमुख नेता लोग मान लेते हैं। फिर कहा कि इसमें समाज और सभ्य जीवन के बीच संघर्ष छिड़ सकता है, यानी सामान्य जीवन यानी जो बड़े लोग हैं और जो समाज है इनके बीच में संघर्ष हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। कहने का मतलब असहयोग होगा तो काम धंधे बंद होंगे, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, लोगों को लिए राशन बताएगा, जुगाड़ कहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। परंतु कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने, जैसे कि पंडित नेहरू ने समर्थन किया, जिससे यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन का स्वरूप कैसा था, आप स्वरूप देखते हैं। ठीक है, उसमें टॉपिक में पूछा गया था स्वरूप कैसा है। तो आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैंसर ए हिंद, इट जो है कैंसर ए हिंद की उपाधि उनको मिला था। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था, क्योंकि गांधी जी ने भारत के ढेर सारे युवाओं को विदेशों में भेजा था लड़ने के लिए जर्मनी के विरुद्ध, जिससे इनको एक उपाधि दी गई कैसर ए हिंद। तो गांधी जी ने इसको वापस कर दिया कि हमें आपका ये नहीं चाहिए। अन्य सैकड़ों लोगों ने भी गांधी जी की तरह ही उनके पदचिन्हों पर चलते हुए
अपनी पदवियों को वापस कर दिया, उपाधियां वापस कर दी, ले लो भैया हमें नहीं चाहिए। तो राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित जमनालाल बजाज को एक उपाधि मिली थी राय बहादुर की, इन्होंने भी वापस कर दिया। और उन्होंने भारतीयों से यह विनती की कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों और सरकारी पदों को त्याग दें, अंग्रेजी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ने न भेजें, विदेशी वस्तुओं एवं न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया जाए। यह गांधी जी का अपील था कि आप लोग जो है यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो विद्यालय हैं वहाँ पर न जाएं, विदेशी सामान को इस्तेमाल न करें, उनके न्यायालय का जो है बहिष्कार कर दें, इनकी यूनिवर्सिटी में न जाएं। ये तमाम तरह के जो है गांधी ने अपील किया कि आप लोग इसको त्याग करेंगे तभी शायद हमें कुछ मिलेगा, जिससे कि अंग्रेज अगर कमज़ोर होंगे तो हमें हमारी आज़ादी जल्दी मिलेगी। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं बनाई गई, जैसे बनारस में काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बिहार विद्यापीठ, और आपका मुंबई में भी मुंबई विद्यापीठ आदि की स्थापना की गई। यानी कि बहुत बढ़िया काम किया गया उस समय। और उसी के आसपास जो है BHU का भी निर्माण किया गया था। BHU आप जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका भी जो है उसी समय इसका निर्माण किया गया था। चलिए, तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत एक बहिष्कार भी हुआ था, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार। अब प्रिंस ऑफ जो वेल्स थे, अप्रैल 1921 में, यानी कि यह आंदोलन चलने की एक साल के बाद, क्योंकि 1 अप्रैल 1920 में स्टार्ट किया गया था, अप्रैल महीने 1921 में लॉर्ड रिडिंग के भारत के वायसराय बनने पर, तो उस समय जो 1921 में भारत के वायसराय बने लॉर्ड रिडिंग, दमन चक्र कड़ाई से चलाया। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स यानी वेल्स के प्रिंस, भारत के आगमन पर उनका स्वागत जो है काला झंडा दिखाकर किया गया है, यानी कि विरोध किया गया। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स का मुंबई आगमन हुआ तो उनका स्वागत राष्ट्रव्यापी हड़ताल के रूप में किया गया, यानी पूरा भारत बंद। तो इस प्रकार जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार होता है। अब देखिए आंदोलन कारण क्या थे। तो पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है सन 1914 में स्टार्ट हुआ, 1918 में जो है ख़त्म हो गया था। इसमें जो है अंग्रेज़ों ने भारतीयों से अपील किया था कि यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम भारत के लिए कुछ करेंगे, परंतु ऐसा कुछ न हुआ, जिसका कारण से यह आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया गया। दूसरा है रोलेट एक्ट। तो यह जो है एक तरह से काला कानून है जो 1919 में स्टार्ट किया गया था। यह केवल ऐसा था, यह जो एक्ट था कि किसी को शक के आधार पर जेल में डाल देना और 2 सालों तक बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाले रहना, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। इसका काफ़ी विरोध किया गया। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जो तीसरा कारण बनता है, जिसमें हज़ारों लोग की जान चली जाती है। यह भी 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटती है। जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर। तो जनरल डायर को मारने वाला कौन था? उधम सिंह। ठीक है, आगे आता है खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत उस समय जो भारत के मुस्लिम थे वह अपने को यानी कि ओटोमन साम्राज्य, यानी कि कहने का मतलब है कि जो तुर्की का बादशाह था उसको अपना पैगंबर के रूप में मानते थे, यानी खलीफा मानते थे। उस समय उनको जेल में डाल दिया जाता है, जिसके कारण से भारतीय मुसलमान जो है ये उनसे काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, यानी अंग्रेज़ों से, और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आगे है मास्टर चेम्सफोर्ड सुधार। यह जो है 5वां कारण बनता है। चलिए, इसके बारे में हम अलग से टॉपिक बनाएंगे। आगे चलते हैं कि गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस क्यों लिया गया। तो गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेना, यह आंदोलन 2 वर्षों तक सफलतापूर्वक चलता रहा। अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के लिए कांग्रेस के सक्रिय नेताओं जैसे कि गांधी जी सहित कई नेताओं को जेल में डाल दिया। तो यह आंदोलन 2 सालों तक खूब अपने चरम पे था, परंतु जब इसके प्रमुख नेता लोग गिरफ्तार होने लगे, जैसे गांधी जी और उनके साथ जो है प्रमुख नेता, तो जनता ने इसके विरोध में आंदोलन किया। परंतु 5 फरवरी 1922, यह इम्पोर्टेंट डेट है, को भड़की हुई जनता ने चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो गोरखपुर का हिस्सा था उसमें,
स्थान पर एक पुलिस चौकी में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस भड़की हुई हिंसा के कारण गांधी जी ने दुखी होकर यह आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी जी ने देखा कि इस आंदोलन के अंतर्गत हिंसा होने लगे हैं, जिनसे इनको यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए काफ़ी लोगों ने मना भी किया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यदि मान लीजिए कि हिंसा अगर केरल में होता है तो इसमें जम्मू कश्मीर वालों की क्या दिक्कत, यानी क्या परेशानी है। तो जहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है वहाँ चलने देना, आप इसको वापस क्यों ले रहे हैं। परंतु गांधी जी ने कहा था कि यह अहिंसा के मार्ग पर होगा, अगर हिंसा हो गई है तो इसको हम बंद करेंगे। तो यहाँ पर इस आंदोलन को रोक दिया जाता है। तो इसको फेल होने का या असफल होने का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड, यानी चौरी चौरा में जो 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी जला करके, इसके कारण से यह आंदोलन स्थगित करना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप लोग जो है इस पर ज़्यादा मेहनत तो करना नहीं है, केवल कुछ डेट याद कर लेने हैं और होने का रीज़न क्या है, इस आंदोलन को होने का रीज़न क्या है। चलिए बच्चों, धन्यवाद।